चलिए अब देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के केसेस में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हेडिंग लिख लीजिए आप सभी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझने से पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप सबको एक बेसिक डेफिनेशन मालूम होगी बॉइलिंग पॉइंट की, क्या कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस उबलने लगे, बॉयल होने लगे, यानी कि वो लिक्विड फेज से या सॉलिड फेज से कन्वर्ट होने, सॉलिड फेज से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फेज में, तो ये तो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर लिक्विड फेज से कन्वर्ट होने लगे वेपर फेज में, तो इसे हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये डेफिनेशन रिलेटिवली छोटे क्लासेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अब 12th क्लास में आ चुके हैं तो आपको एक काफ़ी हाई फाई डेफिनेशन की ज़रूरत होगी जो एक्चुअल डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसे डिफाइन हम कैसे करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड फेस, जिस पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर TB मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट है तो इस टेम्परेचर यानी इस बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये जो भी सब्सटेंस आपने लिक्विड दे रखा है, उसका प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात आई आपको समझ में? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इस टेम्परेचर को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगेन हमारे पास वही प्योर सॉल्वेंट है A, और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0 A के बराबर। जब मैंने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका वेपर प्रेशर खुद का 0 के बराबर है। अब जब मैंने इसे ऐड किया तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो मेरे लिए बना A प्लस B, इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाएगा, मतलब PA इज लेस देन P0 A। ये तो अभी हमने बातें सारी पीछे देखी। अच्छा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन ये था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर वेपर प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर जा रहा है सॉल्यूशन का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर में आने वाली इस कमी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में ये जो एलिवेशन हुआ है ना, वो हुआ क्या है, उसका रीज़न क्या है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर जब आपने देखा यहाँ सॉल्यूशन का कम हो गया, तो इसका मतलब जो भी नेट यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, P सॉल्यूशन का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। इनिशियली तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए कितना था, TB के बराबर था, सॉरी T0 B के बराबर। T0 B किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का, जब ये प्योर स्टेट में था। तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इसका प्रेशर किसके बराबर था, P एक्सटर्नल के। बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। अब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर से कैसा हो चुका है, कम हो चुका है। मान लीजिए इस समय ये जो है 5 बार के बराबर था, लेकिन अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो 5 बार ही है, वो तो सेम रहेगा ना। तो सॉल्यूशन ये चाहता है कि वो अपने प्रेशर को इक्वल कर ले किसके, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर। तो इसलिए वो अपने टेम्परेचर को अब रेज करवाना शुरू करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता है, और इसी वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा, और फाइनली वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा जाके। तो इसी वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। समझ के बात आप? अब अगर देखिए इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ये जो चेंज यहाँ पर हो रहा है इसे रिप्रेजेंट अगर हम करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से।
डेल्टा टीबी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, मान लीजिए कि शुरुआत में जो टी नॉट बी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। हालांकि इसे हम केल्विन में मेजर करते हैं, बट यहाँ पर अभी आप सपोज करिए डिग्री सेल्सियस में। अब फाइनली यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ सॉल्यूशन का, इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कर जा रहा है। अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट टी बी है, हम अपनी तरफ से मान लें, तो ये बढ़ा होगा, यानी 10 से कैसा होगा, ज़्यादा, सपोज कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे पता चला आपको, जब आपने इस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट में से ये वाले का बॉइलिंग पॉइंट यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस किया। तो मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे डिनोट करते हैं टी बी यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में टी नॉट बी से। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपके सामने, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये रिप्रेजेंट करती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। टी बी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली और यहाँ पर प्रूफ की गई है। मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने ये देखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलैलिटी यानी स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया है। और ये एक्सपेरिमेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, हर टाइप के सॉल्यूशंस के लिए नहीं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के और आगे सॉल्व करें तो इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी जाती एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है के बी और फिर उसके आगे m। अब यहाँ पर के बी क्या है, तो के बी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात आई आपकी समझ में। इसे एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम इबुलायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। अब के बी होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम के बी को डिफाइन करना चाहें तो के बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा टी बी अपॉन में m के बराबर। और अगर हम m की वैल्यू 1 मोलल रख दें, मतलब हम 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए बात करें, तो Kb किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Tb के। यानी कि 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जितना एलिवेशन होता है उसी की वैल्यू Kb के बराबर होती है। बात आ गई समझ में। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है, हमसे ये नहीं पूछेगा कि Kb को डिफाइन करिए वगैरह वगैरह, हमसे बस पूछता है Kb क्या है, तो हम बोल देंगे डायरेक्टली कि Kb मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। और अगर आप ये बातें याद रख चाहें कि Kb की वैल्यू क्या होती है, Kb कांस्टेंट हमें किस तरह से मिलता है, तो और अच्छी बात है। अब आगे यहाँ से देखिए, अगर हम इसे और फाइनली रिजॉल्व करें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। आप सबको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा और अगर ओपन कर लें यहाँ पर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन का नहीं सॉल्वेंट का, मोलैलिटी में हम नीचे सॉल्वेंट रखते हैं। ठीक है, और किस में रखा जाता है, केजी में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना कि हमें केमिस्ट्री में जब भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं तो हम छोटे छोटे मासेस लेकर डील करते हैं, जैसे ग्राम वगैरह में। तो अब सॉल्वेंट जो भी मुझे गिवन होगा उसका मास ग्राम में देता है, मुझे उसे कन्वर्ट करके किस में रखना होता है, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड लगा के। तो जैसे ही आप यहाँ 1000 से नीचे डिवाइड लगाएंगे ना, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ये हमारे सामने क्या इक्वेशन बनी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही है मगर है नहीं। आपने देखा ना, हमने इसको यहीं से कितना इजीली रिजॉल्व कर लिया है।
यहाँ पे ये जो मोलर मास है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसी के कैलकुलेशन करने के लिए कहता है। तो इसे मैं अगर यहाँ पर आपके सामने ढंग से अगर थोड़ा इक्वेशन बना के लिख दूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैं मोलर मास को इस तरफ ले आता हूँ, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू, ये किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का, इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है Kb इंटू वेट किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन में, अब m इधर आया तो डेल्टा Tb को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, डेल्टा Tb इंटू में यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट जो कि हमें किस में रखना होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में आप ग्राम में, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, ये चीज़ का यहाँ खास ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो आपके सामने इक्वेशन बन के आई है ना, इससे आप सॉल्यूट का मोलर मास भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर हमें प्रॉब्लम में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि मोलर मास आप सॉल्यूट का कैलकुलेट करके बताइए अगर इस सॉल्यूट को डालने पे इतना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, ये देखिए एक चीज, ये वाला फॉर्मूला अब आप किसके केस में अप्लाई करेंगे, जब आपका कोई भी जो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उसके अंदर एसोसिएट या डिसोसिएट होने की प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ से देखिए ट्विस्ट हमारे सामने आ जाता है वांट ऑफ फैक्टर का, क्योंकि जब तक वांट ऑफ फैक्टर नहीं था तब तक लोग हर सॉल्यूशन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, एकदम यही चिपका के रख देते थे और आंसर आता था गलत, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर में पढ़ते समय आपने देखा ही था कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया तो वहाँ पर मोलर मास चेंज हो जाता है। तो ये गलतियां दोबारा ना हो, इसलिए हम अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करते टाइम वांट ऑफ फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस चीज को आपको कैसे पता चलेगा, प्रूविंग क्या है इसकी, तो आप खुद देखिए डेल्टा Tb यहाँ पर मोलैलिटी के डायरेक्टली